हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैक केमिस्ट्री। आज हम सभी लोग क्लास 10 के चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को पढ़ेंगे। आज के सेशन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 1 में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो हम शुरुआत करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से। अभी तक 118 एलिमेंट्स नोन हैं। इन 118 एलिमेंट्स में से टेक्नीशियम, जिसका सिंबल Tc है और इसका एटॉमिक नंबर 43 है, को छोड़कर हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और सिंबल H है, से लेकर यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हो गए हाइड्रोजन से लेके यूरेनियम तक, लेकिन हमने टेक्नीशियम को एक्सक्लूड किया हुआ है, टेक्नीशियम को छोड़ा हुआ है। अब यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम या तो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स बोलते हैं या हम इनको सिंथेटिक एलिमेंट्स बोलते हैं, इनको हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो जितने भी हमारे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, इनको हमने ब्रॉडली दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। ये दो क्लासेस हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब हम थोड़ी देर के लिए एंशिएंट टाइम में चलेंगे। जैसे जैसे मनुष्य का विकास सिविलाइजेशन की ओर होता गया, वैसे वैसे नई नई मेटल्स और नॉन मेटल्स की डिस्कवरी भी होती गई। इन औजारों की हेल्प से आप देख सकते हैं कि उस समय में इन मेटल्स का कितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा होगा। एंशिएंट टाइम में मेटल्स की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स का नाम ही हमने मेटल्स के नाम पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देखिए ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज में जो ऑब्जेक्ट्स यूज होते थे वो ऑब्जेक्ट्स ब्रॉन्ज के बने हुए होते थे। ब्रॉन्ज एक एलॉय है जिसमें मेन मेटल कॉपर है और साथ में यूज होने वाली दूसरी मेटल है टिन। ब्रॉन्ज एज के अलावा आप देख सकते हैं एक दूसरा टाइम पीरियड है जिसका नाम है आयरन एज। आयरन एज में आयरन के बने हुए ऑब्जेक्ट्स यूज होते थे। अब हम बात करेंगे कुछ कॉमन मेटल्स की। कॉमन मेटल्स गोल्ड, सिल्वर, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, निकेल, आयरन एटसेट्रा कुछ कॉमनली यूज मेटल्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे कुछ कॉमन नॉन मेटल्स की। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन एटसेट्रा कुछ कॉमनली यूज नॉन मेटल्स हैं। अब हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस की। मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस इतने ज्यादा हैं कि अगर आप इन्हीं यूजेस पर एक लिस्ट बनाना अभी शुरू करेंगे तो वो जल्दी खत्म होने वाली नहीं। मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, कार बनाने में, ट्रक्स बनाने में। इसके अलावा मेटल्स यूज होती हैं ज्वेलरी में, टूल्स बनाने में, शिप्स बनाने में। जिस घर में आप बचपन से रह रहे हैं उस घर की बुनियाद ही मेटल्स और नॉन मेटल्स पर टिकी हुई है। जिस किचन में जहां जाए बिना आपका एक दिन भी गुजारा नहीं होता है, उसमें यूज होने वाले यूटेंसिल्स भी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बने होते हैं। इन सारे यूजेस के बाद मेटल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि कुछ मेटल्स जैसे कि आयरन अपनी फाइनली डिवाइडेड स्टेट में फ्यूल की तरह यूज होती है। अब हम पढ़ेंगे मेटल्स की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेटल्स हैं क्या। मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स की एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी होती है। मेटल एटम भी बाकी एटम्स की तरह न्यूट्रल होता है। किसी भी एटम का न्यूट्रल होना उसके इंटरनल स्ट्रक्चर से समझाया जा सकता है। किसी भी एटम के अंदर तीन मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनके नाम है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अब हम बात करेंगे कि कोई एटम न्यूट्रल क्यों है। जैसा कि हमने देखा कि एटम के अंदर तीन मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनमें कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है ठीक उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि एटम न्यूट्रल होता है। हम लोगों ने अभी देखा कि मेटल एटम की टेंडेंसी होती है कि वो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। तो इस पॉइंट को हम इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि सेंटर में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट दिख रहा है ये न्यूक्लियस है।
इस न्यूक्लियस में आपको यहाँ पर 3 प्रोटॉन्स दिख रहे हैं। चूंकि एटम न्यूट्रल होता है तो न्यूक्लियस के बाहर 3 नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल है, इस वजह से ये एटम न्यूट्रल है। चूंकि मेटल एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो ये वाला मेटल एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिससे आप देख सकते हैं कि इसके पास रह गए केवल 2 इलेक्ट्रॉन। चूंकि केवल इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे थे, इसलिए न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का नंबर उतना ही रहा। तो अब इस रिजल्टिंग स्पीशीज के पास प्रोटॉन है फिर से 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन रह गए केवल 2। तो अब यहाँ पर आपको क्लियर है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स ज्यादा है, जिसकी वजह से ये रिजल्टिंग स्पीशीज अब न्यूट्रल नहीं है। इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को हम बोलते हैं कैटायन। ये पॉजिटिव चार्ज आयन है। तो हमने देखा कि मेटल्स किस तरह से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव आयन बनाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन है हाइड्रोजन का। हम सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का सिंबल है H और इसका एटॉमिक नंबर है 1। एटॉमिक नंबर 1 मतलब इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन एटम की टेंडेंसी होती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन आयन बनाता है। और हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल होने के बावजूद हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। यहाँ पर एक पॉइंट मैं और क्लियर करना चाहूंगी कि आप सभी ने देखा कि मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की। बिल्कुल इसी तरह से नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज और गेन क्यों कर रही हैं? इसका रीजन है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करती हैं, जिससे कि वो अपने पास वाली नोबल गैस की तरह स्टेबल हो जाएं। इसी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करती हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं। अब हम देखेंगे दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बॉन्ड। मेटल्स 2 तरह के बॉन्ड बनाती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड वो फोर्स होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा एटम्स को बांध के रखता है। जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया, मेटल एटम की टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करती हैं। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि एक मेटल एक नॉन मेटल के कांटेक्ट में है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है और पॉजिटिव आयन बना रही है। इस पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं कैटायन। और जो मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ये लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन ले लिया है नॉन मेटल ने, बना रही है नेगेटिव आयन, जिसको हम बोलते हैं एनायन। इस पॉजिटिव चार्ज कैटायन और नेगेटिव चार्ज एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करते हैं, और ये कैटायंस और एनायंस आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से बंध जाते हैं। तो ये फोर्स जो कैटायन और एनायंस को आपस में बांधे हुए है कहलाता है आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो मेटल्स जब भी नॉन मेटल्स के कांटेक्ट में आती हैं, तो जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। मेटल्स और मेटल्स के बीच जो बॉन्ड बनता है, इसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो अब हम देखेंगे मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि मेटल्स की टेंडेंसी होती है वो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज करती हैं। मेटल सैंपल में बहुत सारे मेटल एटम्स होंगे। ये सभी मेटल एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और खुद कन्वर्ट हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज आयन में, और इनके द्वारा लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल हैं। तो मेटल के सैंपल में 2 चीजें प्रेजेंट होंगी। एक तो प्रेजेंट होगा पॉजिटिव चार्ज आयन, और दूसरे प्रेजेंट होंगे फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इस केस में पॉजिटिव चार्ज आयन और फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करने लगते हैं, और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जब मेटल नॉन मेटल के कांटेक्ट में आती है, तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और जब मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है उसका नाम होता है मेटेलिक बॉन्ड। जैसा कि हमने देखा कि टोटल 118 एलिमेंट्स नोन है। इन 118 एलिमेंट्स में से मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स मेटल्स हैं। इस डायग्राम की हेल्प से आप अर्थ क्रस्ट पर मेटल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा कि मोस्ट अबंडेंट मेटल जो है वो एल्यूमिनियम है। इसका परसेंटेज अराउंड 8% है। इसके बाद सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल आयरन है, जिसका परसेंटेज 5% है। उसके बाद कैल्शियम परसेंटेज 3.6%। फिर आपको सोडियम दिखेगा, सोडियम का परसेंटेज है 2.8%। फिर पोटेशियम 2.6%।
मैग्नीशियम 2.1% और जो दूसरी मेटल्स हैं उनका परसेंट 0.8% है। तो हमने यहाँ पर देखा कि मोस्ट अबंडेंट मेटल एल्यूमिनियम है जिसका परसेंटेज अराउंड 8% है और सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल आयरन है जिसका परसेंटेज 5% है। अब हम बात करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स की। मेटल्स मेनली अर्थ क्रस्ट में मिलती हैं। अर्थ क्रस्ट में मेटल्स दो स्टेट में मिलती हैं, कंबाइंड स्टेट और नेटिव या फ्री स्टेट। कंबाइंड स्टेट में हमें वो मेटल्स मिलती हैं जो कि रिएक्टिव होती हैं। इनफैक्ट रिएक्टिविटी सीरीज में जितनी भी मेटल्स कॉपर के ऊपर प्रेजेंट हैं वो सभी हमें कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं। और कॉपर और सिल्वर ऐसी मेटल्स हैं जो कि हमें कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट में भी मिलती हैं। इसके बाद वो मेटल्स जो कि नॉन रिएक्टिव होती हैं, वेरी लेस रिएक्टिव होती हैं, वो हमें नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट में मिलती हैं। तो कंबाइंड स्टेट में जैसा हमने देखा हमें वो मेटल्स मिलती हैं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर प्रेजेंट होती हैं और ये मेटल्स अपने कार्बोनेट, सल्फेट्स या ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलती हैं। अब अगर हम बात करें नेटिव या फ्री स्टेट में, इनके एग्जाम्पल्स हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एटसेट्रा। ये नेटिव या फ्री स्टेट में मिलती हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कॉपर और सिल्वर ये ऐसी मेटल्स हैं जो कि नेटिव स्टेट में भी मिलती हैं और साथ साथ कंबाइंड स्टेट में भी मिलती हैं। अब हम बात करेंगे मिनरल्स की। अर्थ क्रस्ट में मेटल्स या उनके कंपाउंड्स मिनरल्स के फॉर्म में मिलते हैं। मिनरल्स में मेटल्स डिफरेंट क्वांटिटीज में प्रेजेंट होती हैं। अब वो मिनरल्स जिसमें मेटल का परसेंटेज काफी ज्यादा होता है और उन मिनरल्स से हम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन प्रॉफिटेबली कर सकते हैं, ओर्स कहलाते हैं। तो ओर्स वो मिनरल्स हो गए जिनमें मेटल्स का परसेंटेज काफी ज्यादा है और उनसे हम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन प्रॉफिटेबली कर सकते हैं। तो हमारा कंक्लूजन हो जाएगा कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। अब हम देखेंगे मेटलर्जी क्या होती है। जैसा कि हमने अभी देखा था कि ओर्स में मेटल्स का परसेंटेज काफी ज्यादा होता है और उनसे हम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन प्रॉफिटेबली कर सकते हैं। तो किसी भी ओर्स से मेटल को निकालने के लिए जो प्रोसेस यूज होती है वो प्रोसेस कहलाती है मेटलर्जी। चूंकि मेटल के एक्सट्रैक्शन के समय टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि मेटल्स हमें मॉल्टन स्टेट में मिलती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इतना हाई टेम्परेचर है कि आपको मेटल मॉल्टन स्टेट में मिल रही है। Thank you so much for watching this video. Please like and share this video in case you liked it and subscribe my channel. Thank you so much. Have a nice day.